जय मां सरस्वती, आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक चैनल पर जोधपुर राजस्थान से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, कल शाम को मैंने एक क्लास रिलीज की थी साथियों कॉन्स्टिट्यूशन पर, जिसमें संविधान के 22 भाग और आर्टिकल 395 जो थे, एक कौन कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल है, आज कौन से नए आर्टिकल्स जुड़े हैं, कौन सा भाग नया जुड़ा जिसके कारण आज भाग लगभग 26 हो गए, यह सब बातें मैंने कल शाम को की थी। शाम का समय था और बिजली चली गई थी साथियों, तो बीच बीच में धोखा दे रही थी, 2 बार चली गई, वापस आई, अंत में चली ही गई, तो फिर मैंने बंद कर दिया और जो है भाग 21 और भाग 22 जो है रह गया था। साथियों, आपको इस चैनल पर डाले हुए वीडियोस एक बार देखना है, आपको परख करनी है कि हम जो सपना लेकर बैठे हैं एक एजुकेशन के क्षेत्र में और हम जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके लिए ये चीज़ लाभदायक है या नहीं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा साथियों कि ऑनेस्टली इस चैनल पर आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूं। आपको साथियों मेहनत करनी है, मेहनत करने के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी देख रहे हैं आज के समय में कंपटीशन कहां से कहां तक पहुंच चुका है। बस भाइयों, इतना आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, अपने परिवार के सपने को साकार कीजिएगा। सभी सिलेक्शंस नहीं होते भाइयों, उस लायक बन जाइएगा कि आपका ये जीवन सफल हो जाए। थैंक यू। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, आज कॉन्स्टिट्यूशन की अगली क्लास रिलीज होगी साथियों। भारतीय संविधान में अपन एक एक अनुच्छेद और एक एक भाग पढ़ेंगे। संविधान की शुरुआत होती है प्रीएम्बल प्रस्तावना से। मैंने जितनी द बेस्ट हुई साथियों PCS तक की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई है, आप एक बार जाकर उस वीडियोस को देखना। उसके बाद में दोस्तों शेड्यूल्स, अनुसूचियां हैं, मैंने जितनी कोशिश ही अच्छी तरीके से करवाई, संविधान के सोर्स करवाए। उसके बाद में आज कल जो है हमने क्लास रिलीज की जिसमें संविधान के भाग और उसके साथ जुड़े हुए अनुच्छेद पर बात की। अब अपन जो है 22 भाग पढ़ेंगे साथियों, पूरे के पूरे एक एक भाग के एक एक अनुच्छेद पर बात करूंगा, थोड़ा आप भरोसा रखिएगा। थैंक यू। चलिए, भाग 21 क्या था साथियों? अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, इसकी बात की गई है इसमें। साथियों, हमने भाग 20 पढ़ा था संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसमें दक्षिण अफ्रीका से लिया गया एक प्रावधान था, अनुच्छेद 368 था। अब यह जो है 369 से शुरू होगा, 369 से, ठीक है, 369 से लेकर के 391 तक, ध्यान से सुनना, 391 तक जो है यह अनुच्छेद चलेगा। टोटल 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। तो भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन में विशेष उपबंधों की बात की गई है, 369 से 391। और भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निषेध यानी निरसन वाली बात हुई है। यह है साथियों 392 से लेकर के 395 तक की बात कही गई है। एक मिनट साथियों, बिजली का तो गो आ गया। हाँ, यहां पर साथियों 392 था, यहां पर 393 से लेकर 95 तक की बात कही गई है। यह थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह तो हुए टोटल 22 भाग। अब साथियों अपन शुरुआत करेंगे आज भाग 1 से, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है क्या क्या बातें कही गई है। तो हेडिंग लगाइएगा भाग 1। कल हमने लिखा था भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, द इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स टेरिटोरीज, जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात है साथियों। अंग्रेजी में तड़का कम ही लगता है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें शब्द पर, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल है साथियों, एक एक अनुच्छेद पर बात करूंगा। सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही होती है साथियों, कोई अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1, अनुसूची 1 और भाग 1 तीनों में ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है कि इंडिया
जो कि भारत है, क्या है, एक राज्यों का संघ है। यह लिखा हुआ है साथियों, इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत द यूनियन स्टेट्स एंड टेरिटोरीज। समझ में आ गई साथियों, ध्यान रखना ये। तो इसमें इंडिया जो कि भारत है, तो इंडिया और भारत दो नाम आया दोस्तों। अनुच्छेद 1 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। यह अनुसूची 1 में भी है, अनुच्छेद 1 में भी है, भाग 1 में भी है। तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये दोनों बातें इसमें लिखी। इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है भाइयों, राज्यों का क्या है, संघ है। अब ध्यान से सुनना भाइयों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक सवाल क्लियर कर देता हूं जो कि काफी बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में भारत के लिए केवल दो नामों का ही प्रयोग हुआ है, इंडिया और भारत। ध्यान रखना, भारत के अनेक नाम है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, सप्त सिंधु क्षेत्र, कई नाम है, भारतवर्ष। लेकिन भारतीय संविधान में केवल दो ही नाम है, इंडिया और भारत, याद रख लेना। और यह अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है, यह ध्यान रख लेना भाइयों। चलिए अब देखो, आपको यहां पर लिखा हुआ है राज्यों का संघ है, तो साथियों इसमें कौन कौन से राज्य जो है शामिल होंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो स्टेट्स जो हमारे राज्य है वो, दूसरे संघ शासित प्रदेश जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं, संघ शासित प्रदेश। और तीसरा, कोई युद्ध के द्वारा या कोई हमारा ही प्रदेश और कोई कब्जे में कर लिया तो वो वापस अर्जित करना, तो ये अर्जित किए गए जो प्रदेश होते हैं वो प्रदेश भी भारत के राज्यों में संघ क्षेत्र में शामिल होंगे, यानी अनुच्छेद 1 में शामिल होंगे। तो आप ध्यान से सुन लेना भाइयों, वापस बोल रहा हूं, भारत में संघ राज्यों का क्षेत्र है, तो राज्यों के क्षेत्र में कौन कौन सा आगा, एक तो स्टेट्स जो वर्तमान में कितने हैं, 28 है साथियों, 29 नहीं है, ध्यान रखना 28 ही है, ठीक। और संघ शासित प्रदेश जो आज के समय में कितने हैं, 8 है भाइयों, 9 नहीं है, 7 नहीं है, ध्यान रखना। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर को तोड़कर जब 2 बनाया तो 9 हुए, फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव को इंक्लूड करके 1 कर दिया, तो आज 8 ही है। और अर्जित प्रदेश जो कोई जीता गया प्रदेश या कोई अर्जित किया गया प्रदेश होगा वो संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल होगा। अब दोस्तों आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं रहे होंगे या रहे होंगे, पीसीएस की तैयारी करने वाले ध्यान से सुने विद्यार्थी, यह जो संघ शब्द है ना, अपन ज्योग्राफी में दोस्तों राजनीतिक भूगोल पढ़ते हैं, वहां पर एक शब्द पढ़ते हैं संघ, राज्य, राष्ट्र, ये सब, और राष्ट्र, राज्य, ये पढ़ते हैं साथियों। तो संघ के लिए 2 शब्द आता है, एक संघ के लिए शब्द आता है यूनियन, यूनियन, एक आता है दोस्तों फेडरेशन, फेडरेशन। ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को सब पता है साथियों, थोड़ा आप ध्यान रखें, अंग्रेजी में यूनियन भी संघ को कहते हैं, फेडरेशन भी कहते हैं भाइयों। ध्यान रखना, फेडरेशन और यूनियन में कुछ फर्क है। क्या, यूनियन जब लिख दिया गया तो और जब राज्यों का संघ हो गया, यूनियन बढ़ा गया, तो इसका मतलब है जो राज्य संघ में शामिल हो गए किसी भी हालत में साथियों वो एक अलग स्वतंत्र इकाई नहीं बन सकते। जबकि फेडरेशन में अगर लिखा गया है तो फिर वो इकाई जो है जब उसको जरूरत महसूस हो जाए कि मुझे अलग होना चाहिए, तो वो इकाई अलग हो सकती है। क्योंकि यूनियन में दोस्तों राज्यों के संघ का एक इकाई में बनना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई समझौतों का परिणाम नहीं होता, जबकि फेडरेशन में एक समझौतों का परिणाम माना जाता है। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स है तो वहां पर फेडरेशन शब्द हुआ है साथियों, वो चाहे तो एक अलग स्वतंत्र इकाई बन सकता है, जबकि भारत एक राज्यों का संघ है, यहां पर यूनियन है, कोई समझौतों का परिणाम नहीं, किसी भी परिस्थिति में साथियों एक अलग इकाई नहीं बन सकता राज्य। हाँ, उसका विभाजन करके नवीन राज्य का गठन किया जा सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में लिखा हुआ है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किया गया प्रदेश अनुच्छेद 1 में आएगा। 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद साइड में हटा दीजिए साथियों। चलिए अब देखो अनुच्छेद नंबर 2, एक एक बात को नोट करते चले साथियों। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है भाइयों? अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है बाहरी प्रदेश को सम्मिलित करना। ऐसा लिखा हुआ नहीं है साथियों, ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई है, मैं समझा रहा हूं आपको। वहां पर क्या लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा। बाहरी प्रदेश का सम्मिलन, ध्यान से सुनना, सम्मिलित करना। इसमें क्या है साथियों, को संसद जो है कानून बनाकर, या संसद जो है किसी भी बाहरी प्रदेश को अपने संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर सकती है। अगर कोई बाहरी प्रदेश, जैसे मान लो कोई विदेशी प्रदेश, जैसे पाकिस्तान का कोई प्रदेश हो, नेपाल का कोई प्रदेश हो, और वो भारत संघ में शामिल होना चाहता है, तो अंतिम शक्ति संसद के पास में है। संसद कानून बनाकर इसमें शामिल कर सकती है। तो बाहरी प्रदेशों का जो विलय है वो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है साथियों, यह ध्यान रखना। बाहरी प्रदेशों का मिलन अनुच्छेद 2 में है। चलिए अनुच्छेद 3, अब सुनना दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी मैं बात करूंगा, यहां पर जो दोस्तों संसद कानून बनाकर ये प्रोसीजर चलाती है, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ध्यान रखना, यहां पर जो संविधान संशोधन होता है वो संविधान संशोधन में नहीं गिना जाता। थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूं, हालांकि अपन भाग 20 में देखेंगे। संविधान संशोधन जो है साथियों अनुच्छेद 368 में है, और उनके 3 तरीके, संविधान संशोधन हमारे भारत में 3 तरीके से होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के द्वारा पूछ ले तो 2 ही तरीके हैं। अब सुनना एक बात, भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से, और अनुच्छेद 368 के द्वारा 2 प्रकार से। इनमें देखो क्या है, एक तो है विशेष बहुमत, और एक साथियों विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत तो है ही, प्लस आधे राज्य, केवल आधे है, आधे से अधिक नहीं है। आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, आधे राज्यों का अनुमोदन, ध्यान रखना यह चाहिए। तो यह 2 368 के तरीके हैं, और यहां पर जो है ना 3 तरीके जो है ना, इसमें 2 तो यह है, एक दोस्तों शामिल हो जाता है साधारण बहुमत। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 व 3 में जब परिवर्तन करते हैं तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। संविधान संशोधन बिल जो होता है ना साथियों, उस पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ध्यान से सुनना, एक मैं आपको बात और भी बता देता हूं, थोड़ा यहां पर आ गया तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बाकी अभी जो है आगे बात कर लेंगे अपन, क्योंकि हमें यह बताना जरूरी हो गया, आपको अभी समझ में आना चाहिए। देखो साथियों, एक सदन होता है लोकसभा और एक सदन होता है राज्यसभा। कोई भी बिल, ध्यान से सुनना, कोई भी बिल लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पहुंच गया, राज्यसभा में आ गया, और फिर लोकसभा हो गई भंग, तो वो बिल कभी भी खत्म नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, और वो बिल लोकसभा नवीन गठित होने पर वापस पारित हो जाएगा या उसमें चला जाएगा। ध्यान से सुनना, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल दोस्तों हमारे यहां पर पारित होगा, राज्यसभा में बिल पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में बिल पहुंच गया तो साथियों वो फिर क्या है, खारिज माना जाएगा अगर लोकसभा भंग हो गई तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो है अपन बात करें, देखो अनुच्छेद 1(2)(a) है, इसके तहत साथियों एक संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन काउंटिंग भी होता है। क्या हुआ? थोड़ा ध्यान से सुनना। यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ साथियों 35वां, और कब हुआ? 1975 में हुआ। इसके तहत सिक्किम जो राज्य था, इस राज्य को साथियों क्या हुआ, सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का, एसोसिएट स्टेट कहते हैं इसको, इसका दर्जा दिया। अब आपने अभी बताया, मैंने अभी बोला था कि जो इसमें संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन में नहीं गिने जाएंगे, तो फिर यह क्यों गिना गया साथियों? संविधान संशोधन क्यों गिना गया? क्योंकि यह जो ऐसो जो स्टेट है साथियों, यह उस राज्य क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। देखो, न तो राज्य की बात हो रही है, न संघ शासित और न अर्जित प्रदेश, यह तो राज्य की एक नवीन श्रेणी बनाई है,
एसोसिएट स्टेट यानी सह राज्य का एक नवीन श्रेणी का दर्जा दिया है। इसलिए यह संविधान संशोधन किया 35/1975 में, और आगे चलकर दोस्तों 36वें संविधान संशोधन से 1975-76 में हुआ था, 36वें में इसको क्या कर दिया, समाप्त भी कर दिया और एक राज्य की श्रेणी का दर्जा दे दिया। तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 2A में क्या था, सिक्किम राज्य को एसोसिएट स्टेट सह राज्य का दर्जा दिया हुआ था। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या है। अनुच्छेद 3 में भाइयों देखो, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 बोल रहा है कि संसद, अनुच्छेद 3 संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमाओं में देखो अनुच्छेद 2 में तो क्या है, नवीन राज्यों का गठन कर सकता है, बाहरी प्रदेशों का विलय हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, यह काम जो है संसद कानून बनाकर करती है। ध्यान रखना अंतिम शक्ति संसद के पास ही है साथियों, यह भी ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जब राज्य की कोई सीमाओं में परिवर्तन किया जाए या साथियों कोई नाम में परिवर्तन किया जाए तो राष्ट्रपति का एक फर्ज बनता है कि उस राज्य के विधानमंडल के साथ में यह बात शेयर करे और राज्य की विधानमंडल की राय ले। लेकिन दोस्तों यह राज्य की विधानमंडल क्या राय दे वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखना अंतिम पावर जो होती है वो संसद के पास ही होती है। और आपने देखा होगा कई राज्यों के नाम चेंज किए हैं, जैसे असम राज्य का नाम असोम किया गया, आपने देखा ही होगा। उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। इस प्रकार कई नाम है साथियों, आप डरे नहीं। फिर देखो नए राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन करना, तो आपने जब देखा था आंध्र प्रदेश राज्य का विलय किया गया था 2 जून 2014 को तेलंगाना के रूप में। तो आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल था उन्होंने अपनी राय में यह बताया कि हम अपने राज्य का विघटन नहीं चाहते। फिर भी साथियों यह जो है उसके नाम में उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके एक नवीन राज्य का गठन किया गया। तो थोड़ा ध्यान रखना, आप अगर भूल चूक हुई तो अनुच्छेद 2 में बाहरी प्रदेशों का विलय करना हो और अनुच्छेद 3 में नवीन राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन और साथियों राज्य की नाम में परिवर्तन करना हो तो यह जो है अंतिम पावर संसद के पास में ही होगी। अब देखो अनुच्छेद 4 में साथियों क्या लिखा हुआ है। अब जो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में यह लिखा हुआ है भाइयों कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इनके लिए जो प्रावधान किए गए थे भाई, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो प्रावधान के लिए जो संविधान संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा और वो संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 में नहीं आएंगे। ध्यान रखना यहां पर लिखा हुआ आता है निरसित। निरसित का मतलब यह होता है साथियों कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है उस संविधान संशोधन के में यह अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले संविधान संशोधन काउंटिंग नहीं होगी, इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। वो संसद कानून बनाकर साधारण बहुमत से पास करेगी। तो आप समझ गए होंगे साथियों, यह था हमारे भारत का संघ राज्य क्षेत्र जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अनुच्छेद 1 भारत एक राज्यों का संघ होगा जिसमें साथियों 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश आज के दिन और अर्जित किए हुए कोई प्रदेश हो तो इसमें शामिल होगा। अनुच्छेद 2 में बाहरी प्रदेशों का विलय करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बनाकर करेगी। अनुच्छेद 3 में नवीन राज्यों का कोई गठन हो, सीमाओं में परिवर्तन हो या कोई नाम में परिवर्तन करना हो तो संसद के पास में अंतिम शक्ति होगी। संसद कानून बनाकर इसमें परिवर्तन कर सकती है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि राष्ट्रपति जो है उस राज्य के विधानमंडल से थोड़ा परामर्श कर ले, उसकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 4 में आपको निरसित लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब यह होता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के लिए जो संविधान संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं, और साधारण बहुमत वाले जो संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन की गिनती में नहीं आते। इसलिए साथियों ये अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, संविधान संशोधन बिल पर कभी भी साथियों क्या नहीं होता, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। लोकसभा में बिल अगर रखा गया और दोस्तों लोकसभा भंग हो गई और वो बिल राज्य, देखो ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूं, यह लोकसभा है और यह राज्यसभा है। यहां पर बिल रखा गया साथियों, लोकसभा में मान लो बिल रखा गया और यहां बिल यहीं पर पड़ा है और लोकसभा भंग हो गई, तो दोस्तों बिल यही का यही खारिज हो जाएगा। लेकिन बिल यहां से पारित हो गया और यहां पर आ गया तो बिल वही का वही बिल वकायदे रहेगा। दोस्तों बिल यहीं पर रहेगा और लोकसभा नवीन आते ही यह बिल क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। लेकिन साथियों यह बिल जो है यहां पर बिल जो रखा गया था और बिल यहां पर पहुंच गया, लोकसभा भंग हो गई तो बिल खारिज माना जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर पारित लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में आ गया, फिर चाहे लोकसभा भंग हो चाहे कुछ भी हो, बिल पड़ा रहेगा। लेकिन यहां से चला गया, लोकसभा भंग हो गई तो बिल खारिज हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है साथियों, परमानेंट सदन है, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा भाइयों। यह था भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4। कल हमारा भाग 2 आएगा, जिसमें अपन बात करेंगे साथियों सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रावधान के बारे में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शाम को क्लास रिलीज होगी हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4, जिसमें सभी स्थलों का वर्णन आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू।